सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ और उनके हमरा उनके भाई शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे। पार्लिमानी पार्टी का इजलास था आज, जिसमें एक बार तौसीक की गई है फिर से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द करने के फ़ैसले की। और इस सारे सिचुएशन में हमने जो आज की स्पीच देखी उसमें मियां नवाज शरीफ की जो स्पीच थी वो अगेन साजिशों से शुरू हुई कि साजिशें की गई उनके ख़िलाफ़, और उसकी वजह से, उन गलत फ़ैसलों की वजह से बकौल नवाज शरीफ के मुल्क आज इस नतीजे पर पहुंचा है। इस वक्त मुल्क शदीद ज़ख्मी है और मिलकर मेहनत करके अब मुल्क को इन मसाइब और मुश्किलात से निकालना है। जबकि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये कहा गया, नवाज शरीफ साहब को दावत दी गई कि आप वज़ीर आज़म बने, मैं आपका कारकुन बनकर काम करूँगा, मेहनत करूँगा। तो लेकिन एंड पे हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ इस वक्त बेस्ट चॉइस है वज़ीर आज़म के लिए। हमारे पैनलिस्ट इस सारी स्पीच को और सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, मैं पहले तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर दानिश वीडियो लिंक के ज़रिए, ज़ाहिर शाह चराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपका इस मामले पे टेक लूँगी। पहले तो ये कि इस स्पीच में कुछ आपने नया देखा, क्या आपको इस सारी स्पीच से सारी चीज़ों की समझ आई, किस तरह से एनालिसिस करेंगे? देखिए, जो आमना नवाज साहब की तकरीर है वो तो 80-90% तो वही पुरानी है, लेकिन 10% 15% जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैं देख सकता हूँ, वो एक किस्म की मफामत की भी बात की। अगरचे उन्होंने कहा कि जी हमें डरना नहीं है, डट जाना चाहिए, उनका एजेंडा ही कुछ और है। लेकिन आमना बात तो यह है कि बानी PTI और नवाज शरीफ साहब फॉर द टाइम बिंग तो -2 वाली बात तो हो चुकी है। अब वही नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन से 3 दिन पहले तक इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्शन की गई थी कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ? शहर इक़्तिदार में तो लोग ये कहते हैं कि माज़रत के साथ कि शहबाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब ने बड़ी मिल के बारीक वारदात की और उनको साइड लाइन कर दिया, एक जेल में और एक को जो ले के आए थे प्राइम मिनिस्टर बनाना वो अलहदा हो गया। अब अगला सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब भी इस तरह रोज़ तकरीरें करते हैं, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, बड़ी बड़ी लंबी बातें करते हैं, बड़े वादे करते हैं। नवाज शरीफ साहब की इस बात में बड़ा वज़न है कि 1.5-2 साल आपको बड़ी मुश्किल से गुजारने होंगे, अपना काम करना होगा तवज्जो से, और आपकी तवज्जो हटाने की बड़ी कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने उस तरफ नहीं जाना। लेकिन अहम सवाल आमना जो इस वक्त है कि भी सारे सियासी मामले में इलेक्शन के बाद सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, वो ख़ास तौर पे आज KP में हुआ, आगे चल के उस पर भी बात होगी। वो तो लगता है कि तसादम की पॉलिसी होगी, और लग रहा है कि KP एक बहुत बड़ा इशारा देगा कि फेडरेशन के साथ झगड़ा करना है कि नहीं करना। उन्होंने एक ज़ाती लड़ाई बना दी आज जो सारा दिन वहाँ पे हुआ। मुश्किलात मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होंगी, और इस हवाले से वो क्या कर पाएंगे बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आ जाएगी एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब पे, जिसमें पहलू तो बचा गए हैं पीपल्स पार्टी वाले आइनी उहदे लेके। मेरा ख्याल है इसके अलावा शायद चारा नहीं था। सेकंड फेज़ में तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल सफ़र है, डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बयानात आ गए हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सफ़र बहुत ज़्यादा होगा, ये कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, और ये जिस अंदाज से कहा जा रहा है कि अगर ख़ुद अपने घर को ठीक नहीं किया आपने तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो मेरा ख्याल आज की तकरीर एक लिहाज से नवाज शरीफ साहब साइड लाइन होकर इवेंचुअली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, गलत तरीके से, सही तरीके से जो भी उनके साथ हुआ। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को बड़ी भरपूर सपोर्ट, और अपनी बेटी के लिए भी मैसेज यही है कि भी आपने मिल के साथ चलना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है आमना ये बड़ा मुश्किल सफ़र होगा सियासी तौर पे, जिस अंदाज से एहतजाज की कॉल PTI दे चुकी है सैटरडे को। इसके अलावा फजल रहमान साहब भी नाराज़ हैं, और बाकी लोग भी जिस तरह बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने आसानी के साथ इनका सफ़र आगे चलेगा। जी डॉक्टर साहब, अभी जो हमने सारी सिचुएशन देखी, बार बार माजी की तरक्की का हवाला दिया गया, पहले भी दिया जाता है नवाज शरीफ साहब की स्पीचेज़ में, शहबाज शरीफ साहब की स्पीचेज़ में, और उसके साथ साथ यही कि अब हमें मुश्किल वक्त से गुजरना होगा, ये भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया। जब वो यहाँ आए थे वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश लेकर, उस वक्त भी वो ये कह रहे थे कि जी सब चीज़ें ठीक कर दी जाएंगी। जो कुलिया उनके पास है, आप समझते हैं कि वो अब अपने भाई को, क्योंकि 16 माह में तो वो हमें नज़र नहीं आई, तो अब वो सारा वो जो कुलिया है वो मुंतकिल करेंगे, वो शिफ्ट किया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब उनकी क़यादत में काम करेंगे? नवाज शरीफ साहब पस मंज़र में नहीं गए क्या?
देखिए, एक तो पहला तो मियां नवाज शरीफ साहब का वो स्टेटमेंट, वैसे तो आपके एहतशाम साहब ने बड़ी तफसील से अच्छी चीज़ें सामने आपके ले आई हैं, लेकिन चंद बातें जो मैं लाना चाहता हूँ वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आज पता चला कि शहबाज शरीफ बेस्ट चॉइस है। वो तो लंदन से चले थे वज़ीर आज़म बन के, वो आपके वज़ीर आज़म की शेरवानी तक बना लिया था। उनके तो बड़े बड़े इश्तहारात हैं, आपने भी देखे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नवाज दो, और बड़ी बड़ी तकरीरें और बड़ी चीज़ें। लेकिन आज उन्होंने कहा कि बेस्ट चॉइस जो है वो शहबाज शरीफ है। तो वो कहते हैं ना, गेंद मैंने देखा कि कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और कलीमुल्लाह दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते रहे। लेकिन अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब की 90 की हुकूमत और 88 की बेनज़ीर, और उसके बाद धड़ाधड़ हुकूमत गिराना, अल्लाह ने हुकूमत नहीं दी थी, वो हुकूमत गेट नंबर 4 देती थी, और किस तरीके से वहाँ पे पहुँचकर वो हुकूमतें लेते थे और एक जमहूरी हुकूमत को गिराते थे, वो सबको पता है। रही बात 2013 और 17 की, वो तारीफ़ करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2013 और 17 में जो है वो काम हुए और मोटरवे बने, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। देखिए, अयूब खान का ज़माना अगर ले लीजिए और परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना ले लीजिए, उनसे कई चीज़ों में इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने भी जो तरक्की की है और कोई काम किया है, और डॉलर्स को उन्होंने, अगर इन्होंने 104 पे ले आए थे, 114 और फिर वापस चला गया था, तो फिर उन्होंने भी तो 60 पे रखा था, वो भी तो 68 पे लेके गए थे। तो अगर कंपैरिजन हम परवेज़ मुशर्रफ से ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप इमरान से करते हैं, अब इमरान के बाद इमरान ने 3 साल 7 माह में मुल्क को जो दिया वो दुनिया के सामने है, वो कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन फिर 16 महीने की हुकूमत भी तो देखी है, जिसके पीछे शहबाज शरीफ थे और पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी थी और 13 इत्तेहादी जमात थी, और मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से उसे सपोर्ट कर रहे थे। तो उसमें हमने क्या देखा कि कहते हैं डिफॉल्ट से बचाया। ओ माय गॉड, कहाँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। खुद इसाक डार साहब का स्टेटमेंट मौजूद है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट किया हुआ है। और पाकिस्तान के अहम तरीन जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है खित्ते में और जो इस वक्त इंटरनेशनल, उसमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। टेक्निकली चले कोई बात आ भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो ये एक क्रेडिट लेते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब भी उस दिन एक इंटरव्यू में कह रहे थे ना कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा था। तो हाँ जी, बिल्कुल नहीं हो रहा था। और दूसरी बात ये, डिफॉल्ट आमना हो गया था। नहीं, कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था। अगर है तो बता दें हमें, किस तरह डिफॉल्ट होता है जरा सामने ला के बता दें। टेक्निकल डिफॉल्ट, वो टेक्निकल डिफॉल्ट तो पाकिस्तान कई दफा हुआ है, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो ये कहते हैं हम डिफॉल्ट से निकालना है, तो कौन सा डिफॉल्ट से निकालना है? आज भी महंगाई कहाँ खड़ी है, कहाँ पे कर्जे हैं, इन्होंने क्या कर्जे नहीं लिए, इन्होंने क्या महंगाई को ऊपर नहीं किया, इन्होंने इन्फ्लेशन नहीं लिया, इन्होंने क्या गर्दशी कर्जा नहीं बढ़ाया, इन्होंने क्या पाकिस्तान की अवाम को मईशत पे तहस नहस करनी कर दिया। 16-18 महीने में जो हुआ है वो उस वक्त हुआ है जब 13, आज तो पीपल्स पार्टी ओन करने को तैयार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत की हुकूमत नहीं है। ये एक अक़लियत तरीन हुकूमत है जिसको अक्सरियत बना के दिया गया है। आज मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को सामने लाए, कह रहे हैं कि ये बेस्ट चॉइस है। कल तक तो वो बेस्ट चॉइस थे। और फिर जो अब देखते हैं कि ये किस हद तक चीज़ें साबित होती हैं। लगारी साहब, अभी आज जो हमने देखी, आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने जो ये कहा है कि पाकिस्तानी मईशत को लाहक खतरात से उन्होंने खबरदार किया। उन्होंने कहा कि जो बनने वाली मखलूत हुकूमत है, इसके पास नाकाफ़ी मैंडेट है, और उन्होंने उनकी हुकूमत के IMF से मुज़ाकरात की सलाहियत पर शक व शुबहात भी इसका इजहार भी किया। तो आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, या चाहे नवाज शरीफ साहब पस मंज़र में बैठे होंगे, इनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस को देखते हुए ये इन मामलात से, इस शिकंजे से पाकिस्तान को आज़ाद करवा सकेगी? पहली बात यह है कि हम क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस बहरान से बाहर निकले या न निकले? और ये कि हमारे हुक्मरान अशराफिया क्या चाहती है? वो चाहती है कि ये मुल्क से, और ये सब हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा हैं, जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टियों में कायदीन हैं, ये सारे के सारे, और मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ सर्विसेज सब, और हमारे बिजनेसमैन और हमारे ताजिर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सब ये उस अशराफिया का हिस्सा हैं जिनके बच्चे कभी भूखे नहीं सोते, जिनकी फैमिली में कभी बीमारियां आती भी हैं तो उनके लिए इलाज की बेहतरीन सहूलतें होती हैं, जिनके ख़ानदान जो है हमेशा खुशहाल रहते हैं और
उनके दौलत में हमेशा इजाफा होता रहता है। पाकिस्तान गरीब होता जाता है और ये अमीर होते जाते हैं, और जिस रफ्तार से पाकिस्तान गरीब हो रहा होता है उसी रफ्तार से इनके असासे बढ़ रहे होते हैं। तो ये हम किसके बारे में कहें कि जनाब पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे? पाकिस्तान के लिए हालात बेहतर कब हुए थे? पाकिस्तान के लिए जो ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इनकी अमारत पर, इनकी शहनशाहियत पर, इनके हुक्मरानों के और हुक्मरान अशराफिया के दौलत के अंबारों पर असर पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आम आदमी को मिलने लगेगा, आम आदमी को क्या मिलता है? आम आदमी को अभी हम बातें कर रहे हैं आपस में, मालूम हुआ कि 7 रुपये फी यूनिट जो है बिजली बढ़ गई है। ये तो अभी बातों ही बातों में ऐसा हो गया है। अभी कोई हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर का मामला नहीं आया। अभी तो इक़्तिदार एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं है। अभी तो पार्लियामेंट भी कल, शायद कौमी असम्बली का इजलास भी कल होगा। अभी तो इक़्तिदार जो है इसी जगह पर है जहाँ पर था, तो वहाँ पर ये हो गया है। और आदमी जो है वो जो अभी जो आपने 1 यूनिट बिजली भी नहीं जला सकता है, उसको कह रहे हैं कि आप 300 यूनिट जलाओगे तो हम तुम्हें वो देंगे, मराद देंगे। तो हमें पता चलता है कि जनाब 1 यूनिट पर भी आपको 1 पैसे का रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बातें करने वाले भी गए और ये बातें सुनने वाले भी गए। जलसे थे, हो गए, जलसे ख़त्म हो गए। अब जो है अमल शुरू हो चुका है। हाँ, कहा जाएगा कि जनाब मुश्किल रहा है, आपको दुख बर्दाश्त करना होगा, आपको ये तकलीफ़ सहनी होगी। ये पाकिस्तान के लिए, भाई पाकिस्तान खा रहा है क्या? जी, आप खा रहे हैं, हुक्मरान अशराफिया खा रही है। उसके दौलत में तो, उसके दौलत के अंबार में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये अगर इसको रिवर्सल कर दिया जाए, जो इनको मराहत मिलती हैं, जो इनको प्रॉफिट्स मिलते हैं, जो इनके सब्सिडीज मिलती हैं, उसका आश्रय शीर भी आम आदमी को दिया जाए। बिल्कुल, आप 50% आप शिफ्ट कर देंगे, जो इनको मिलता है सब्सिडी वो आम आदमी को देते हैं। आम आदमी कम अज कम खाना तो खा सकेगा, कुछ बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। एक तो हमने जो सारी सिचुएशन देखी है इस वक्त, जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। और इसमें आज नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने बनी गारा जाकर इनसे बात भी की, यहाँ पर तय हुआ कि तमाम मामला ठीक तरीके से चलेंगे, लेकिन जैसे ही हमने मेहनत करना शुरू की, दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना शुरू की, तरक्की करना शुरू की, धरने आ गए, ये सारे मामला इनकी जानिब से किए गए। फिर आज हमने ये सारा सिचुएशन केपी असम्बली में भी देखी कि चलें आप अगर आए हैं मामला को ठंडा करने के लिए, दोनों साइड्स को, दोनों फरीक को समझना पड़ेगा। एक खातून आती हैं, पहले उन्होंने प्रोवोक किया, वो भी एक घड़ी लेकर लहराती हुई आई, और उसके बाद फिर रिएक्शन जो था वो उससे भी वर्स था। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो इन मामला से आएगी नहीं, तो किसी एक जमात को नहीं बल्कि तमाम जमातों को मिलकर सोचना होगा। ये दोनों 2 साइडेड है ये चीज़ें। देखिए, पहले तो मैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर को देखें। एक तो उन्होंने बड़ा टैक्टफुली अपने आप को इस तमाम चीज़ों से बाहर निकाल दिया। शायद अब उनको भी एहसास है कि आया वाकई ये मैंडेट उनकी जमात का है या नहीं। और एक बार फिर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया। मेरे ख्याल में टैक्टफुली एक पॉलिटिकल रिट्रीट कह लें, मैं तो ये समझता हूँ। और इतने मुश्किल हालात से अपने आप को निकालते हुए उन्होंने छोटे भाई की कुर्बानी दे दी कि आप जो है कुर्बान होने के लिए फिर तैयार हो जाएं, जैसे कि पीडीएम के गवर्नमेंट के दौरान हुआ। दूसरा, जैसे लगारी साहब बात कर रहे थे, मैं उस चीज को आगे लेके चलूंगा। मैं तो आज जो मैंने कुछ देखा पेशावर के अंदर, उसके बाद मुझे तो यकीन से ये जो मोदी की है या ब्लूमबर्ग की है या जितने भी फाइनेंशियल इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स पे भी शक आना शुरू हो गया है। उसकी वजह ये कि आज मैंने तकरीबन 97 के करीब 4000-3000 से ज्यादा सीसीज की गाड़ियां जो है ना वो असेंबली के अंदर आते और जाते हुए देखी, जो कि गरीब सूबे और गरीब मुल्क की बात करते हैं। तो आप हैरान होंगे कि आया ये इतनी बड़ी जो फ्लीट है जो है वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों की, अगर वो पाकिस्तान के एमपीएस के पास है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। ये जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर हुआ, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा एक लिहाज सकते हैं पॉलिटिकल इनटॉलरेंस का मुजाहरा था। वो उन वर्कर्स की जानिब से भी जो कि अपने नुमाइंदों के साथ आए थे उनकी सेलिब्रेशन करने के लिए, और उन खातून की जानिब से भी, क्योंकि हमने वहाँ विटनेस किया कि पहले उन्होंने तमाम हॉल में घूम फिर के जो है वो घड़ी लहराई और प्रोवोक किया। मेरे ख्याल में ये भी नहीं होना चाहिए। तो जो खातून के साथ हरकत हुई वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी और गैर शाइस्ता थी, कम से कम लिहाज होना चाहिए था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वक्त हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। नवाज शरीफ साहब की भी जो तकरीर थी वो उसी एक पैराए के अंदर थी कि शायद
जो बानी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम मामलात के लिए, और इस वजह से उन्होंने एक इंडिकेशन भी दिया कि वो भी शायद कंटिन्यू करेंगे, उनके भाई साहब जो है वो एग्रेसिव रहेंगे। आपने एक लफ्ज सुना कि हम जो है हम भी इसी तरह रिस्पॉन्स करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे और हम डरने वाले नहीं है। तो दूसरी बात, अगर आप ये शो चलता रहेगा, खैबर पख्तूनख्वा की शक्ल में हमेशा उसको विक्टिमाइज भी किया गया, लेकिन जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है, पंजाबी माइंडसेट है, उसने हमेशा छोटे सूबों को इग्नोर भी किया और उनको डिप्राइव भी रखा। यहाँ जो रिसोर्सेज आप समझते छोटे सूबों से जाते हैं, मैन पावर छोटे सूबों से जाती है, और आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो आपके बड़े सूबे में। तो अब आगे ये देखना है कि पंजाब किस तरीके से डील करता है, पंजाब किस तरीके से डील करता है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अगर आप वाकई एक पॉलिटिकल टॉलरेंस का माहौल पैदा करेंगे तो तब जाके मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि ये चीजें होती रहेंगी। ये इंटॉलरेंस वाला बिहेवियर चलता रहेगा तो ये जो स्पेक्टेकल आपने दुनिया के सामने तमाशा अपने मुल्क को बना कर रखा है, ये चलता रहेगा और उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुल्क कैसे हील होगा? आप हील करने की बातें तो तमाम सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन उसके इक़दामात है नाज़रीन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये जो शो है मुल्क में जारी तमाशा, ये पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन हमारे शो का टाइम आज खत्म हो चुका है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।